हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड में से पाठ 5 गलता लोहा पढ़ेंगे। गलता लोहा के कहानीकार शेखर जोशी जी हैं। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कोशी का गढ़वार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद शब्द चित्र है और सम्मान पहल सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इस पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देखते हैं कि एक मेधावी और निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन की इन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा, मन की स्थिति तक पहुंचता है। उसके लिए जाति अभिमान इस मन स्थिति तक पहुंचता है कि अपनी ब्राह्मण उच्च जाति होने का अभिमान भी उसके लिए बेमतलब का हो जाता है। वह समाज के नियमों को एक किनारे रखता है, उनकी तिलांजलि देता है, उनके नियमों के का विरोध करता है माने निषेध नहीं मानता, उन्हें ताक पर रख देता है और धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है और उसके काम में कुशलता भी दिखती है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर बनाए गए झूठे भाईचारे की जगह है। जो मेहनत कश है, जो मेहनती लोग हैं, उनके साथ सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है। मानव लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा। गलता लोहा कहानी पढ़ने से पहले हम प्राचीन काल के उन कठोर सामाजिक नियमों की बात करेंगे जब जातियों के आधार पर व्यवसाय या पेशा उसको बांटा गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के वर्ग अपने ही पूर्वजों के द्वारा किए गए व्यवसाय को या काम को अपनाया करते थे। ऐसा न करने पर समाज के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था और इसलिए कोई भी व्यक्ति या परिवार समाज के नियमों के विरुद्ध चलने का दुस्साहस नहीं करता था। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के प्रकाश और समय के ताप ने इस लोहे के समान ठोस जो परंपराएं थी या सामाजिक नियम थे उन्हें पिघला दिया है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अब शिल्पकार टोला माने मोहल्ला या एरिया है ना, क्षेत्र हो। अब शिल्पकार जहां हाथों की कला के द्वारा लोहा, लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी है ना, इन कार्यों को अपने हाथों से माने इन सबको सुंदर रूप देकर उपयोग या इस्तेमाल करने योग्य बनाया करते थे। यह एक जातिगत व्यवसाय करने वाले लोग थे जो किसी एक ही क्षेत्र में रहा करते थे। उसके अंतर्गत जैसे हम कह सकते हैं लोहार, बढ़ई, कुम्हार, मूर्तिकार, जुलाहा आदि ऐसे लोग। तो मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। इसका वहां कौन था? उसके सहपाठी मित्र नहीं था, उसका सहपाठी था धनराम लोहार की ऑफर थी। उसकी अनगूंज माने रुक कर हथौड़े की आती हुई गूंज, वो आते जाते कई बार उस दुकान से उस गूंज को सुन चुका था और गर्म लोहे पर पड़ती हुई धप-धप की आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट जिसका स्वर ठनकता हुआ सा होता था और निशाना साधने से पहले खाली निहाई माने लोहे का बड़ा सा टुकड़ा जिस पर गर्म लोहा रखकर उस पर घन या हथौड़े से चोट की जाती है। तो जब खाली निहाई पर घन या हथौड़ा लगता तो उसकी आवाज भी कुछ अलग होती, उसकी खनक दूर से ही वो पहचान सकता था। अब जो मोहन है वो शहर से गांव आया था। गांव आने के बाद वह अपने खेतों में जो किनारे कटीली झाड़ियां लगी हुई थी उनकी काट छाट के लिए एक हसुआ लेकर निकल पड़ता है। वह यह काम अपने पिता की सहायता के उद्देश्य से कर रहा है क्योंकि अब वंशीधर जी उसके पिता हैं वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है
अब उनसे ये काम काटने छाटने का, झाड़ियाँ काटने का काम नहीं होता। अब तो उनसे पुरोहिताई, जो पंडिताई का वो काम करते थे, अब उनसे वो भी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए निष्ठा, संयम, व्रत आदि रखने पड़ते हैं, उपवास रखने पड़ते हैं। और इसके साथ ही माने लगातार स्वर से बड़े लंबे लंबे पाठ, श्लोकों को बोलना पड़ता है। इसलिए अब उनसे ये काम भी नहीं होता। लेकिन पुराने जो यजमान जिनके हम पूजा पाठ करने जाते थे, निष्ठा और संयम के कारण, श्रद्धा के कारण उनको बुलाते हैं। आज मोहन से सहायता मिल सके इस उद्देश्य से, सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा सांस लेते हुए कहा कि गणनाथ जी के यहाँ गणनाथ जाकर, उस गांव या कोई एरिया होगा, वहां जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ, मतलब शिव जी का पाठ करना था। अब बहुत मुश्किल होती है, 2 मील की लंबी चढ़ाई है। अब मेरे पूते का, मैंने मेरे बस का नहीं रहा। एकाएक उनसे ना भी नहीं कहा जाता, पुराने यजमान है। लेकिन ये बात जैसे उन्होंने कही वैसे ही हवा में टल गई, क्योंकि मोहन उनका आशय समझ चुका था। लेकिन वह पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान को पाने का अभ्यास उसको नहीं था। ऐसा अनुष्ठान, पूजा पाठ वो कर सके, ऐसा प्रैक्टिस, अभ्यास उसको नहीं थी, ना वैसी गति थी उसके पाठ पढ़ने में। पिता की बातें सुनकर भी उसने कुछ नहीं कहा, उनका भार हल्का करने के लिए कोई सुझाव भी नहीं दिया। बात निरुत्तर, मैंने कोई उसका उत्तर नहीं दिया। अब पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चल पड़ा। और चूंकि हथौड़े में क्या थी, जो वो क्या कहते हैं, हसुआ लेकर जा रहा था काटने के लिए, उसमें धार नहीं थी, इसलिए वह अपने जो सहपाठी धनराम था उसकी दुकान पर आफर, यहाँ दुकान को लोहे का जहाँ गलाने का, उससे औजार बनाने का और धार देने का काम होता है, वह उस दुकान पर पहुंचता है। अब और धनराम काम कर रहा है, उसको पारखी नजरों से देखता है, पारखी माने परखने वाली नजरों से, और बोलता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वो अपने शिक्षक को याद करने लगते। मोहन ने पूछा, वे दोनों ही बचपन की दुनिया में लौट आते हैं। धनराम की आंखों में चमक आती है और बोलता है, वाह माम साहब भी क्या आदमी थे लला, अब नहीं पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी से डर लगता था। दोनों हंस देते हैं, कुछ क्षणों के लिए दोनों बचपन की दुनिया की ओर लौट जाते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से वो हुक्के का कश लगाते हुए, कौन, उनके मास्टर जी आते हैं। और सारे बच्चे जो विद्यालय में धमा चौकड़ी कर रहे हैं, उठापटक कर रहे हैं, वो सब एक शांत हो जाते हैं। वो प्रार्थना पूछते हैं, प्रार्थना हो गई है? वो प्रार्थना तो नहीं हुई, नहीं तो वहां तक जहां वो हुक्का का कश खींच रहे थे वहीं तक आवाज जाती। वो मोहन के विषय में पूछते हैं। मोहन नहीं आया। मोहन उनका चहेता शिष्य है, पुरोहित खानदान का लड़का, बहुत तेज बुद्धि का है और इसके साथ ही गाता भी बहुत बेजोड़ है। इसलिए प्रार्थना का पहला स्वर वही, उसी से प्रार्थना शुरू होती है, पहला स्वर वही उठाता है, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए। मोहन को लेकर मास्टर जी को बहुत उम्मीदें हैं। मोहन को लेकर मास्टर जी उनकी उम्मीदों पर भी बहुत खरा उतरता है। जब किसी से कोई सवाल नहीं बनता तो उसका उत्तर मोहन ही देकर मास्टर जी को संतुष्ट करता है। तब मास्टर जी अपना जो दंड का बोझ है वो मोहन पर डाल देते हैं। पकड़ इसके कान लगवा, इसको उठक बैठक ऐसा कहकर वह आदेश देते हैं। और धनराम भी ऐसे अनेक छात्रों में से है जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर जी के कहने पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए हैं, लेकिन कान भी खिंचवाए हैं। थोड़ी बहुत ईर्ष्या होने पर भी धनराम प्रारंभ से ही अपने प्रति, मोहन के प्रति स्नेह रखता है, आदर का भाव रखता है। इसका कारण है, पहला कारण तो जातिगत हीनता, वो छोटी जाति का है। उसके दिमाग में बचपन से ये बात बैठा दी गई है कि इस तरह का व्यवहार ऊंची जाति वाले मोहन के अगर करता है तो ये उसका अधिकार है। त्रिलोक सिंह और दूसरा, त्रिलोक सिंह मास्टर जी हमेशा कहते हैं कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और विद्यालय का नाम रोशन करेगा। धनराम के लिए अब तो कोई प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं उठता कि वह मोहन से प्रतिस्पर्धा करे। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर और मजदूर परिवार के लड़कों की तरह बस तीसरी तक पढ़ाई करता है। और त्रिलोक सिंह की कभी कभार ही उस पर ध्यान देते हैं। एक दिन अचानक ही, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना, वो नहीं सुना सका।
उससे गलती हो गई, सटाक एक संटी पड़ी पिंडलियों पर, जा नाले से टूट गई संटी तो अच्छी सी जा संटी ला। मास्टर जी का एक नियम है कि संटी का जो जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी दंड पाता है उसे ही अपने लिए संटी का चुनाव करना पड़ता है। वो चुनाव बच्चा जो विद्यार्थी होता है इस तरह करता है कि मास्टर जी को तो तसल्ली हो जाए। धनराम संटी तो ले आया, सुबह से शाम हो गई। मास्टर जी ने कहा कि आज मैं तुझे पहाड़ याद कराता हूँ। वो सोचते हैं भैंसे हो जाएगा। धनराम के मन में डर बैठा हुआ था कि छुट्टी होगी तो उसे पड़ेगी, और दूसरा वो मंद बुद्धि के बालक से पहाड़ न याद हुआ। और अब मास्टर जी ने मोहन को छड़ी से नहीं पीटा, जुबान की चाबुक लगा दी और कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसे कहाँ लगेगा। इसे अपने थैले से 4-6 दातियां उसको धार करने के लिए पकड़ा दी, और किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य मानी हैसियत धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम के जैसे हाथ पैर चलने लगे, पिता ने उसे धोकने फूकने और सान लगाना, हथौड़े से चोट करना, घन चलाना, ये सब विद्या में सिखा दी। अब तो मास्टर त्रिलोक सिंह जब दंड देते तो अपनी पसंद का कि वेद चुनने की छूट देते। यहाँ जो उसके पिता गंगाराम थे, इस जो पिटाई के लिए जो भी बेत हत्था वे छड़ जो भी चुनाव करना होता वो खुद करते, और धीरे धीरे धनराम ये काम अपने जो पुश्तैनी था पिता दादा का काम वो सीख गया। और जो इधर मोहन था उसने प्राइमरी की परीक्षा माने 5वीं तक की परीक्षा अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण किए। उसे छात्रवृत्ति मिली। त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी, जो मास्टर जी थे उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। पुरोहित जी जो थे वंशीधर, उनका हौसला बढ़ा और पढ़ा लिखा कर बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। और क्योंकि पीढ़ियों से जो ये पंडिताई का वो काम करते थे, इस धंधे ने तो उनको निराश कर दिया था, क्योंकि दान दक्षिणा के बूते पर वे इतना ही कमा पाते थे कि परिवार के लोगों का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्रता माने गरीबी को परिवार की गरीबी को दूर कर देगा, लेकिन इच्छा होने पर भी सब कुछ नहीं हो सकता। आगे की पढ़ाई के लिए जब दूसरे गांव में स्कूल था जो 6वीं से शुरू होता था, वो उन्होंने बेटे को भेजना शुरू कर दिया। वापस मोहन आता, नदी पार करता, स्कूल वहां जाता, वापस आता, बहुत थक जाता। तब पिता वंशीधर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पुराणों की कथाओं के विद्या व्यसनी मन विद्या के प्रति बहुत अधिक रुचि लेने वाले बालकों की उदाहरण देके उसका उत्साह बढ़ाते। वर्षा के दिनों में नदी का पानी बहुत अधिक बढ़ जाता। इस कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने अपने एक यजमान के यहाँ मोहन का डेरा तय कर दिया, वहीं पर रखवा दिया उसको। वह परिवार के अन्य सदस्यों की तरह खा पी कर जाता, स्कूल जाता, और छुट्टियां जब पड़ती, जैसे इतवार गर्मी और सर्दी की जो छुट्टियां पड़ती त्योहारों की, उन दिनों वो घर आ जाता। संयोग की बात थी कि एक बार छुट्टी के पहले दिन वो आ रहा था तो उसके साथ कुछ घसियारे भी नदी पार कर रहे थे। नदी का पानी उतरा हुआ था, लेकिन पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण नदी का पानी बढ़ गया। झाड़ झंकार पात पतेल आने शुरू हो गए और मटमैला पानी किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैला पानी का रेला आ गया। और अगर वो जो मछुआरे साथ में घसियारे थे वह अनुभवी थे, इसलिए पानी को काटते गए और सकुशल उस पार पहुंच पाए। लेकिन इस घटना के बाद तो वंशीधर बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उस दिन लखनऊ से गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। उसने न केवल सहानुभूति जताई और साथ में यह कहा कि मोहन को वंशीधर से कहा कि लखनऊ भेज दें मेरे साथ। घर में जहाँ 4 हैं वहाँ एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और बल्कि शहर में रहकर मोहन की पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनका आंखें छलछलाया, भरे गले से वे केवल इतना कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है कि अपनी जात बिरादरी के लोग होते हैं वो मदद करते हैं। और छुट्टियां शेष होने पर रमेश लौटा तो साथ में मोहन को भी ले गया, और मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया, नया चैप्टर।
घर का दोनों महिलाएं जिन्हें वो भाभी और चाची कहता था, माने मोहन की पत्नी उसकी भाभी कहलाई और मोहन की माँ चाची कहलाई। अब वहां पर हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियां भाभियों के लिए वो कामकाज में हाथ बटाने का साधन बनकर रह गया। मोहन थोड़ा दही ला दे, मोहन बाजार से ये ले, अब मोहन कपड़े धोबी को दे, अब मोहन 1 किलो आलू ले। औसत दफ्तरी बड़े बाबू, अब ये तो हेड क्लर्क थे मोहन। तो रमेश के लिए मोहन को अपना भाई माने जाति का भाई कहना अपने सम्मान के विरुद्ध लगता था। वह मात्र उसे घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझते थे और बार बार कहने पर एक मामूली से विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया गया। छुट्टियां समाप्त होने पर रमेश जब वापिस लखनऊ लौटा तो माँ बाप और गांव की दुनिया छोड़कर सहमा हुआ सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ गया। अब मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, जो इसकी रमेश की माँ थी उसे वो चाची कहता था और उसकी पत्नी को भाभी कहता था। तो चाची भाभी कहकर पुकारता था। वो घर के कामों में जो मोहन है उससे हाथ बंटवाने लगी, घर के काम का जो उससे लेने लगी। अब जो मोहल्ले पड़ोस की चाचियां भाभियां थी उनके लिए भी मोहन कामकाज का साधन बन गया है ना। वो बेकारी के काम उससे करवाती, मोहन दही ले आना थोड़ा, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आना, मोहन 1 किलो आलू ले आना। और औसत दिन दफ्तर में बड़े बाबू की हैसियत से रमेश माने हेड क्लर्क की हैसियत से मोहन रमेश था, वो मोहन को अपने बिरादर भाई बताने में अपनी बेइज्जती महसूस करता, उसे एक घरेलू नौकर की हैसियत से अधिक महत्व न देता। इस बात को मोहन समझने लगा। अब उसके पास कोई इसके अलावा चारा भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसका नाम एक छोटे से स्कूल में लिखवा दिया गया। एकदम नया वातावरण था गांव में उसे पढ़ने के लिए, जहाँ समय मिलता यहाँ दिन भर वह घर के और मोहल्ले के कामों में उलझा रहता। स्कूल जो जाता वहीं पर जो थोड़ा बहुत पढ़ पाता पढ़ता। एक मदी मदाही से उसके जीवन की लकीर हो गई और साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियां पड़ती, लेकिन जब जो दिनेश था रमेश था उसे सुविधा होती, उसकी परिवार को भी गांव जाना होता, तब वह मोहन को ले जाते, वरना शहर में ही उसका समय कटता। मोहन ने तो परिस्थितियों से समझौता कर लिया क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। घर वालों की वास्तविक स्थिति बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके भविष्य के सुनहरे सपने देख। 8वीं कक्षा की पढ़ाई जैसे ही समाप्त हुई, मोहन कुछ दिन के लिए गांव गया। जब लखनऊ वापस आया तो उसे अनुभव हुआ कि रमेश का परिवार उसे आगे पढ़ाई कराने के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर इस जगह समाप्त हुई कि हजारों लोग BA MA करने के बाद बेरोजगार हैं, इसलिए कुछ टेक्निकल वर्क तकनीकी काम सीख लिया जाए। अब तकनीकी काम में बहुत से काम आते हैं, जैसे टाइपिंग करना। आप वैसे तो असंख्य काम है, फिर भी कुछ टाइपिंग, बढ़ई, लोहार, दर्जी और बिजली के काम, इलेक्ट्रिक के, ये सारे काम आते हैं। तो ये कहने लगे कि वो तकनीकी स्कूल कोई हाथ का काम सीखे, तो उसे एक तकनीकी स्कूल में उसकी भर्ती करा दी गई। अब मोहन की दिनचर्या में कोई खास परिवर्तन नहीं था, वही दिन भर घर के कामों में उलझा रहना और जब विद्यालय जाना तो वहीं जो उसकी पढ़ाई हो पाती वो पढ़ पाता। धीरे धीरे इस तरह में 1.5-2 वर्ष बीत गए। अब मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जब उसका टेक्निकल डिप्लोमा भी हो गया तो वह कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर ने से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह सास से कहते कि उसकी पढ़ाई बताते और मन ही मन उनका विश्वास बढ़ता जाता कि एक दिन तो वह बड़ा अफसर बन के लौटेगा ही। लेकिन जब उनको सच्चाई वास्तविकता माने सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह अपने स्वप्न भंग माने उनका जो सपना भंग हुआ था मोहन को लेकर के बड़ा आदमी बनेगा, इसकी जानकारी किसी को और दे सके ऐसा साहस नहीं कर सके। वो धनराम वही लोहार जो उसका सहपाठी था, धनराम ने एक दिन उनसे माने वंशीधर जी से मोहन के विषय में पूछा। घास का एक तिनका
तोड़कर दांत में रखा। खोदते हुए उन्होंने बताया, दांत को खोदते। ऐसा कहा जाता है कि जब हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि झूठ बोलते समय घास का तिनका अगर मुंह में होता है, दांतों में होता है, तो असत्य बात कहने का पाप नहीं लगता। तो उसने ऐसा ही कहा, बंशीधर ने, उस घास को दांत में रखते हुए। सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई, मैंने सचिवालय में नियुक्ति तो हो गई है। अब विभाग की अपने ही उस दफ्तर की परीक्षाएं देते हुए आगे ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को तो त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा तो होना ही था। वंशीधर तो आगे बढ़ गए, लेकिन धनराम के विशब्द की मोहन लला तो बचपन से ही बुद्धिमान थे। उन्हें दुख देने लगे, कचोटने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा पैसे और साधनों के अभाव में, उनका योग्य बेटा ऊंचे पद तक न पहुंच सका। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर कई विषय पर उन्होंने बातें की, धनराम और मोहन ने। धनराम ने मोहन के उस जो हंसुए में फाल भी लगा दी, बेत लगा दी, भट्टी में तपाया मन लगाकर, उसकी धार भी बना दी। अब गर्म हवा में लोहे को ठंडा होने में समय लगता है। धनराम ने वापिस बेत भी उसमें, क्योंकि जब तपाते हैं तो बेत निकाल देते हैं, बेत फिर पुनः लगा दी, क्योंकि लकड़ी की होती जल जाएगी। बेचारे पंडित जी, कौन कहता है? धनराम, कि बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं मिलती। ले किसी से भी अगर यह हंसुआ भिजवा देते तो मैं तत्काल ही बनाकर भिजवा देता। मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हंसुआ तो ले लिया, लेकिन फिर वापस जाने को तैयार नहीं था। वो वहीं बैठ गया। सामान्य तौर जैसे उसे जाने की जल्दी ना हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले, माने छोटी जाति वालों के यहाँ नहीं उठते बैठते। अगर किसी काम काज से इस टोले में आना भी पड़े तो वह खड़े खड़े बातें करके चले जाते हैं। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनके सम्मान, उनकी इज्जत के विरुद्ध होता है। पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के कारण मोहन ऐसी मान्यताओं को न जानता हो ऐसा नहीं था, वैसे ये सब जानता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस दुविधा में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रकट में मैंने कुछ कह सके ऐसा वह नहीं कर सका। लोहे की एक मोटी सी छड़ को उसने भट्टी में गर्म किया। अब उसे गोला बनाने, एक माने सर्किल गोल राउंड बनाना था उसको, किससे? रॉड से, सरिये इसे भट्टी में तपाया और फिर इसके बाद कोशिश करने लगा उसका गोला बनाने की। एक हाथ में संसी ली, संसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े को चोट मारकर निहाई पर ठीक घाटना सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पाता। मोहन कुछ ही देर उसके काम को देखता रहा, फिर अपना शर्म संकोच त्याग कर उसने एक दूसरी संसी ली और लोहे को पकड़कर स्थिर किया। धनराम के हाथ से हथौड़ा लिया, नपी तुली चोट की, अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूकी और लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया। फिर निहाई, जो लोहे का बड़ा सा टुकड़ा जिस पर रख के ठोकते हैं, निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते हुए सुघड़ एक मन गोल अच्छे शेप के गोले का रूप दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी तेजी से हुआ और इतने अचानक हुआ कि धनराम को चूक करने का, माने अपनी भूल को सुधारने का मौका ही नहीं मिला। भूल यह थी कि उसके यहाँ, उस लोहार के यहाँ ब्राह्मण बच्चा ऐसा कर रहा था, तो वह उससे भूल लग रही थी, उसे सुधारने का मौका नहीं मिला। अवाक मोहन की ओर वो देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उसकी नज़रों में तो मोहन एक योग्य, कुशल और मेधावी छात्र था। अब युवक था, तो वो तो कुछ भी कर सकता था, जो करेगा काम अच्छा ही करेगा। पर उसे आश्चर्य इस बात का था कि पुरोहित खानदान का एक युवक का इस तरह इस काम में, उसकी भट्टी पर बैठकर उस काम में हाथ डालना। वह इधर उधर संकित शंका की दृष्टि से देखने लगा कि किसी ने मोहन को उसकी भट्टी पर ऐसा काम करते तो नहीं देख लिया। उसकी दुकान माने आफर पर, यह दुकान पर। धनराम संकोच, असमंजस में, दुविधा में, धर्म संकट माने जातियों का ये जो ऊंच नीच का भेद था, इस धर्म संकट में फंसा हुआ था। लेकिन इस सब से उदासीन माने बेखबर
संतुष्टि के भाव से अपने उस लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन माने बिना गलती किए जो उसने गोला बनाया था, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, ऐसे त्रुटिहीन गोले की मोहन जांच कर रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की, माने उसने कारीगरी ठीक की है, ऐसी स्वीकृति पाने के लिए धनराम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, एक निर्माणक माने निर्माण करने वाले की चमक दिखाई दे रही थी, जिसने कुछ चमक दिखाई दे रही थी जिसमें स्पर्धा नहीं थी। वह धनराम को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा था, उसे श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं कर रहा था, ना ही उसमें किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया। जब धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ तो मास्टर त्रिलोकी सिंह ने उन्हें जवान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसे। और किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम जैसे ही हाथ पैर चलाने के योग्य हुआ, बाप ने उसे धोकने, फूकने और सान लगाने के कामों में उलझा दिया और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या तक सिखा दी। फर्क इतना था, जहां मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे पसंद किए बेत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते। जरा सी गलती होती तो छड़ बेत हाथ था, जो भी हाथ में लगता उसी से प्रसाद दे देते। प्रश्न दूसरा, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। क्यों नहीं समझता था? देखिए, बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था कि मोहन के हाथों से उसने कई बार बेत खाए थे, कान खिंचवाए थे, ये उसे मोहन का अधिकार समझता था। और बीच बीच में त्रिलोकी सिंह मास्टर का यह कहना था कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए अब तो कोई और किसी और बात पर सोचने का ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्रश्न तीसरा, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? जब मोहन एक त्रुटिहीन गोला माने बिना कोई गलती किए एक गोल सर्किल राउंड है ना, एक गोला लोहे का रॉड घुमाकर बना देता है, तो उसकी कारीगरी पर धनराम को इतना आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह तो मोहन तो काबिल है ही है, जो भी काम करेगा बेहतर करेगा, तो उसकी कारीगरी पर धनराम को आश्चर्य नहीं होता। उसे अधिक आश्चर्य इस बात पर होता है कि पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर उसके काम में हाथ डालना। वह शंका की दृष्टि से इधर उधर देखने लगता है कि गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने यह तो नहीं देख लिया। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन का यह शहर में आना जिंदगी का एक नया अध्याय इसलिए है कि घर में उसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता था और वह एक ऐसा मेधावी छात्र था जो पूरे स्कूल का लीडर था, जिसे मॉनिटर चुना था उसके मास्टर जी ने। लेकिन यहाँ पर तो जो घर की पहले 2 महिलाएं, जो चाची और भाभी कहता था, वह घर के कामों में हाथ बटाने के लिए उसे रख रखा था, ले आई थी। और मोहल्ले की सभी चाचियां भाभियां सब अपने कामकाज में उससे हाथ बटाने की आशा करती थी। और मोहन थोड़ा दही ला दे, मोहन थोड़ा बाजार से कपड़े धोबी के यहाँ से ला दे, मोहन 1 किलो आलू ला दे।
और इस तरह जो उसके रमेश जो उसको लेकर आया था, उसकी बिरादरी का व्यक्ति, वह मोहन को अपने भाई बिरादर कहने में शर्मिंदगी महसूस करता था और वह उसे एक घरेलू नौकर के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता था। और बहुत ही बोलने के बाद, खोजबीन के बाद, रमेश ने निकट के ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया और दिन भर घर का काम होता, दिन रात, और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई का समय जो स्कूल में ही हो जाती, बस उतनी ही पढ़ाई का समय उसे मिलता। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा और क्यों? जब मंदबुद्धि मोहन को या दंड से वो भयभीत था, इसलिए उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय त्रिलोकी सिंह ने उसे सांटी से, बेत से नहीं मारा, बल्कि जवान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, क्योंकि वो लोहार का बेटा था। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किसी से कहा? जो मोहन के पिता वंशीधर पुरोहित जी थे, उनने रमेश से कहा, जब रमेश ने उनके बेटे मोहन को लखनऊ ले जाने के लिए कहा। किस प्रसंग में कहा गया? जब रमेश ने कहा कि वो मोहन को पढ़ाने लिखाने के लिए लखनऊ ले जाएगा। किस आशा से कहा? क्योंकि मोहन वंशीधर को लग रहा था कि मोहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर रमेश निस्वार्थ भाव से बिरादरी वाले की मदद कर रहा है। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? नहीं, यह कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। जब हम कहानी के अंत तक देखते हैं तो पाते हैं कि मोहन को रमेश द्वारा शहर ले जाने का कारण घर के काम काजों में उसके द्वारा सहायता प्राप्त करना था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। इस कहानी का वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? जब वह एक राड के द्वारा गोल चक्र के रूप में गोल एक चक्का बिना त्रुटि के बना देता है, तब उसके लिए कहा गया है, मोहन के लिए, कि वह इतनी कुशलता के साथ लोहार का काम कर देता है। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह पात्र जो मोहन है उसके इस पहलू को उजागर करता है कि वह ज्ञान के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या के क्षेत्र में वह श्रेष्ठ था ही, लेकिन साधन की और पैसे के अभाव के कारण वो अपनी विद्या को पूरी नहीं कर सका। और लेकिन उसने जो टेक्निकल वर्क सीखा है ना, लोहार का, ये भी बहुत बेहतर था। उसने बिना किसी कोई गलती किए एक बहुत अच्छे गोले का निर्माण कर दिया, और वैसा करके वो प्रसन्न भी है, उसमें खुश भी है, उसे प्रत्येक स्थिति में संतुष्टि है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।